भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। पुराना नाम या पुराना अधिनियम जो इसकी जगह पर था, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC। शुरुआत यहाँ से है। इसमें कुल 39 अध्याय हैं। जैसे भारतीय दंड संहिता आपको मैं पूरी तरह से पढ़ा चुका हूँ, इसमें 20 अध्याय थे। यहाँ पर 39 अध्याय हैं और 531 धाराएं हैं। वास्तव में ये पूरी प्रक्रिया के लिए ये विधि बनाई गई है। किसी भी विधि में जो अपराध होते हैं, उन अपराधों का में आरोपित व्यक्ति और उसके साथ पूरी प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, उसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है 531 धाराओं के साथ। पहले आईपीसी बड़ी हुआ करती थी सीआरपीसी से। अब सीआरपीसी का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस से बड़ी हो चुकी है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। धारा 2 में इसकी परिभाषाएं। हमेशा ज्यादातर कानूनों में धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है और धारा 2 में परिभाषा ही होती है। देखिए, ये जो अधिनियम है इतना बड़ा है, इसमें जुडिशियल सर्विसेज के लिए तो पूरा A to Z इसको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि वास्तव में जो जज बनता है वो उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत कार्य करता है। लेकिन यूपीएसआई परीक्षा के लिए अब अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन समय बर्बाद हो सकता है, ज़्यादा बोझ पड़ेगा आपके ऊपर। वास्तव में मैं जानता हूं, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से यूपीएसआई के लिए ही, मात्र यूपीएसआई के लिए ही पढ़ाता रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि इस अधिनियम में आपको कौन-कौन से चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती है, तो इतना लोड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एक्स्ट्रा समय मिलता है, आप पढ़ लेते हैं, दरोगा बन जाने के बाद आपको इस पर काम करना ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन परीक्षा के लिए वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके चक्कर में आप मूल विधि के बाकी टॉपिक को खराब कर डालेंगे। मुझे पता है कि कहाँ से आएगा, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा और इंगित करता जाऊँगा कि ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। उन चैप्टर को आप इम्पोर्टेंट लिस्ट में डालते रहिएगा। बाकी अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है। आप धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। संक्षिप्त नाम क्या है इसका? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यही इसका संक्षिप्त नाम है। विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, नागालैंड। नागालैंड में इसका सामान्यतः भाग 9, 10 और 12, भाग 9, 10 और 9, 11 और 12, सॉरी 9, 11 और 12 ही लागू होंगे। बाकी अधिनियम तब तक वहां लागू नहीं होंगे जब तक कि नागालैंड की विधानसभा इसको सहमति प्रदान नहीं करती। पूरे नागालैंड की बात ये नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, नागालैंड के जनजाति क्षेत्रों में। अब आप सोचेंगे कि ये भाग 9, 11 और 12 क्या है? तो भाग 9 और 11 है कि जो अशांति फैलती है, यानी सार्वजनिक शांति को कंट्रोल करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वो इस अधिनियम के 9, 11 और 12 में किए, तीनों मिलाकर के। सार्वजनिक शांति के संबंध में क्या रूल है, वो पुलिस उनको कैसे हटाएगी, उस अशांति तत्वों को, ये सब पूरा प्रावधान 9, 11, 12 में है। ये नागालैंड में लागू होगा, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये प्रावधान नागालैंड में लागू हो जाएगा, वहां के जनजातीय क्षेत्रों पर भी लागू हो जाएगा। लेकिन बाकी अधिनियम नागालैंड के जनजातीय क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की विधानसभा इसको सहमति प्रदान नहीं करती है, यानी कि वो खुद पास नहीं करते हैं वहां से। तो प्रारंभ, इसका जो प्रारंभ है 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से, जिस दिन भारतीय न्याय संहिता लागू हुई उसी दिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी लागू हुई। ये हुआ प्रारंभ, ये हुआ विस्तार। संपूर्ण भारत में नागालैंड का प्रावधान मैं आपको बता ही दिया। संक्षिप्त नाम होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023।
धारा 2 में परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं में इक्का दुक्का सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको दे दिया जाएगा। जैसे दे दिया जाएगा कि जमानत किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो आपको बताना होगा धारा 2 ख में। द्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 2 क में। जमानत पत्र धारा 2 घ में। ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। परिभाषाओं को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ खास यहाँ दिया नहीं गया है, ये सिर्फ बता देते हैं इस अनुसूची में जो लिखा है वही इसकी परिभाषा है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उन अनुसूचियों में क्या लिखा गया है। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। श्रव्य मतलब जिसको सुना जा सकता है, दृश्य मतलब जिसको देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक साधन मतलब जैसे टीवी है, जैसे कंप्यूटर है, जैसे मोबाइल है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर है ये, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में अपराध और दंड बताए गए थे। तो जिसके ऊपर अपराध का आरोप लगता है उसके साथ क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके लिए ये कानून है। तो ऐसे व्यक्ति को जब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी हो सकती है। वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो भी साधन हैं उनको श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन कहा गया है। सबूत के तौर पर, सबूत के साधनों के तौर पर ये प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सबसे पहले पहले ये नहीं होता था, ध्यान रहे, क्योंकि पुराने समय में ऐसे साधन ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे। तो नई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है उसमें श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन रखे गए हैं, और इसलिए आपसे परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है। क्योंकि पहले नहीं था, नया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो धारा 2 का श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन परिभाषित किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। जमानत। जमानत का मतलब है कि कानून के तहत जब किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो कानूनी रूप से कुछ वचन के साथ उस व्यक्ति को रिहा किया जाता है, तो ये इसको कहते हैं जमानत। जमानती अपराध। जमानती अपराध का मतलब है कि जैसे संज्ञेय अपराध। नागरिक सुरक्षा संहिता की अनुसूची 1 में संज्ञेय अपराध बताया गया है। उनको छोड़ करके संज्ञेय अपराध जमानती नहीं होते, वो गैर जमानती होते। जमानती अपराध का मतलब है जिसको थाने से जमानत मिल जाए, सीधे शब्दों। यहाँ पर उतना बताया भी नहीं गया है, ये उस अनुसूची में जाकर के बताया गया। मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जमानती अपराध का मतलब जिसको थाने से जमानत हो जाए। गैर जमानती अपराध का मतलब है जिसको पकड़ा गया तो चालान किया जाएगा, न्यायालय जाएगा और न्यायालय डिसाइड करेगा कि इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, वो गैर जमानती होता है। जमानत पत्र, ये जो जमानत लेगा उसके लिए एक दस्तावेज होता है, एक जमानत पत्र होता है जिस पर सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। बंध पत्र एक वचन बंध होता है, वचन बंध। जैसे सुना होगा आपने कितने की जमानत पर छोड़े गए या इतने के मुचलका पर छोड़े गए, एक बंध पत्र होता है। तो उसको परिभाषित किया गया है अंगा में। आरोप। आरोप मतलब भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य दंड के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत अगर कोई आरोप लगाया गया है, तो कौन सा आरोप लगाया गया, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके लिए आरोप को परिभाषित किया गया है धारा 2 में। संज्ञेय अपराध, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इस संहिता यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की पहली अनुसूची में संज्ञेय अपराधों की एक लिस्ट बनाई गई है। संज्ञेय अपराधों की लिस्ट जो बना दी गई वो संज्ञेय अपराध हैं, बस ऐसे समझिएगा। परिभाषित नहीं किया गया है कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, बस सूची बनाई गई है कि ये संज्ञेय अपराध होंगे तो वो संज्ञेय अपराध होंगे। सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आमतौर पर ऐसे अपराध जिसमें जो गैर जमानती होते हैं, जिनकी थाने से सीधे जमानत नहीं हो सकती है, और ज्यादातर ऐसे अपराध जो 7 वर्ष या उससे अधिक के रूप में दंडनीय हैं, वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत ऐसे अपराधों का विवरण दिया गया है। परिवाद।
परिवाद का मतलब है जब किसी आपराधिक धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज होती है, पुलिस थाने में, मजिस्ट्रेट के यहाँ या जहाँ भी ऐसे मामले दाखिल हो सकते हैं, तो वो जो दाखिल किया जाता है, उसको कहा जाता है परिवाद। जैसे मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता हूँ, मतलब आपके खिलाफ एक परिवाद दाखिल हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। और भी है, ये ज पर रुकता नहीं है आकर के, आगे और भी है, पर ये इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि परिभाषित करने के लिए तो जितने भी इस संहिता में शब्द दिए गए हैं, सबको परिभाषित होना ज़रूरी है। आगे-आगे आप चैप्टर पढ़ते जाएँगे, सबका अर्थ आप समझते जाएँगे। बस याद रखिए धारा 2 क, ख, ग, घ ये सब याद कर लीजिएगा। अब देखिए, ये तो इसका विस्तार और परिभाषा हो गई। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। इस संहिता के यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग बताए गए हैं। अब इन सब की मैं व्यापक व्याख्या आपके सामने करने वाला हूं। धारा 8 में सत्र न्यायालय, धारा 18 में लोक अभियोजक, और फिर आता है धारा 22 और 23 सत्र न्यायाधीश द्वारा दंडादेश, मजिस्ट्रेट द्वारा दंडादेश, यानी कि उनको दंड देने की शक्तियां कहां तक प्राप्त हैं, उनका क्षेत्राधिकार क्या है, ये बातें आप समझें। सबसे पहले हम यहां करते हैं धारा 6। धारा 6 क्या था? धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग। देखिए, दंड न्यायालयों के वर्ग। अब इसमें आता है एक सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय के बाद आता है मजिस्ट्रेट का न्यायालय, सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय, कार्यपालक न्यायालय आते हैं यहां पर। मजिस्ट्रेट में दो हिस्से होते हैं इसके, एक होता है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, और दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो एक कर लीजिए, इसमें दो हैं तो यानी कि ये दो हो गया और ये हो गया तीन, और चौथा जवाब देखेंगे तो कार्यपालक, कार्यपालक न्यायालय। ये दंड न्यायालयों के वर्ग हैं, ध्यान दीजिएगा। मजिस्ट्रेट में दो हो गए, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक, कार्यपालक न्यायालय किसका होता है? ये होता है डीएम और एसडीएम, नायब तहसीलदार, इनको भी दंड देने का अधिकार होता है। तो ये आते हैं कार्यपालक न्यायालय के अंतर्गत। तो सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट का न्यायालय, ये मुख्यतः जो न्यायपालिका है उसके दायरे में आते हैं। ये कार्यपालिका के अधिकारी होते हैं, इनको भी दंड का अधिकार दिया गया है। आप जो सत्र न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के जो आप क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे वो इन्हीं तीन का पढ़ेंगे, यानी 1, 2 और 3 का ही आप पढ़ेंगे, जो धारा 22 और 23 में आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये आप दंड न्यायालयों के वर्ग जान गए। फिर से याद कर लीजिए, ये सब सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दंड न्यायालय के कितने वर्ग होते हैं? तो 4। सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय और कार्यपालक न्यायालय। देखिए, अब आती धारा 8, सत्र न्यायालय क्या होता है? तो बिल्कुल आसान है, सत्र न्यायालय के लिए हमको वहां जाने की जरूरत, दूसरा पेज खोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपको संविधान पढ़ाते समय मैंने बताया है कि न्यायपालिका पढ़ाते समय अगर आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको याद हो
न्यायपालिका में दो तरह के जिला एवं सत्र न्यायालय करके हमने आपको पढ़ाया है और वहां पर बताया है कि प्रत्येक जिले का एक न्यायालय होगा। जब वह सिविल या दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसे जिला न्यायालय कहा जाएगा और जब वही न्यायालय वही न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे तब उसे सत्र न्यायालय कहा जाएगा। तो सत्र न्यायालय का मतलब होता है आपराधिक न्यायालय। आपराधिक न्यायालय वास्तव में ये वही जिला न्यायालय होता है, वही जिला न्यायाधीश होते हैं, लेकिन जब वो अपराधों की सुनवाई करते हैं तो उसे सत्र न्यायालय कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि संविधान आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे। और जो नहीं जानता कि अपराध की सुनवाई करने के लिए जो न्यायालय है वो सत्र न्यायालय होता है, तो आपको संविधान को वास्तव में गहराई से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि संविधान की बहुत छोटी सी बात है, ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए। धारा 18 लोक अभियोजक क्या होता है, वो भी आप यहीं पर जान लीजिए। लोक अभियोजक का मतलब होता है, लोक मतलब होता है सरकारी, अभियोग का मतलब होता है अभियोग, अभियोजक नहीं, अभियोग बोल रहा हूं। अभियोग का मतलब मुकदमा, अभियोजक का मतलब जो मुकदमा लड़ता है यानी वकील। तो लोक अभियोजक यानी अभियोजक मतलब हुआ वकील, तो लोक अभियोजक का मतलब हुआ सरकारी वकील। सरकार नियुक्त करती है इनको अपने लिए। अपने लिए का मतलब, जब जैसे मान लीजिए कि मैं पीड़ित हूं, मैं आपके ऊपर मुकदमा कर रहा हूं, तो आपको अपना वकील तो नियुक्त करना पड़ेगा अपने लिए, लेकिन मुझे मेरी तरफ से जो लड़ेगा, क्योंकि मेरी तरफ से जो मुकदमा होगा वो पुलिस करती है, पुलिस पक्षधर एक पक्षकार होती है उसमें, और उसके लिए सरकारी वकील होते हैं जो सरकार ने नियुक्त कर रखे हैं। तो लोक अभियोजक हैं, आमतौर पर 7 वर्ष तक जो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका होता है उसको सरकार लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है। तो एपीओ का एग्जाम सुना होगा आपने, एपीओ के एग्जाम से सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होते हैं, प्रमोशन हो जाता है तो लोक अभियोजक होते हैं। डायरेक्ट भी सरकार किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त कर लेती है अगर उसे वकालत करने का कम से कम 7 वर्ष तक का अनुभव प्राप्त है। तो सत्र न्यायालय का मतलब है जो आपराधिक न्यायालयों की सुनवाई करते हैं वो सत्र न्यायालय हैं। सरकारी वकील हो गया आपका लोक अभियोजक। धाराएं जरूर याद रखे रहिएगा ये सब, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इनको आप याद रखे रहिएगा। 22 और 23 ये धारा के रूप में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रावधान के रूप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। धारा 22 सत्र न्यायाधीश द्वारा दंडादेश और धारा 23 मजिस्ट्रेट द्वारा दंडादेश, यानी कहां तक का दंड वो दे सकते हैं। तो इन दोनों को पहले सत्र पूरा प्रोटोकॉल में लिखता हूं, वहां पर धारा 22 और 23 को मैं अलग कर दूंगा। इसको अब आप ऐसे समझिएगा। देखिए, जितने भी न्यायाधीश होते हैं सत्र न्यायाधीश से लेकर के द्वितीय श्रेणी तक जो दंड न्यायालय वर्ग में आपने देखा था, उन सब का विवरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर दे रहा हूं। फिर मैं इनका पूरा आपको कितना क्षेत्राधिकार होता है वो मैं बता रहा हूं। एक बार मैंने इसको आपको संविधान में भी पढ़ाया है, में लिखा नहीं था, पर मैं क्योंकि थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ाता हूं तो वहां मैंने का जिक्र बता दिया था। बस बीएनएस बीएनएसएस की धाराओं का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो अलग बात हो जाती, फिर संविधान में उसको खिचड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं उस बात को यहाँ आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो होता है, सबसे छोटा जो न्यायाधीश होता है वो कौन है? वो है द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसको जूनियर डिवीजन भी कहा जाता है। लिख देता हूं, जूनियर डिवीजन। कभी कभी आपने सुना होगा मुंसफ मजिस्ट्रेट, इसी को बोलते हैं सब मजिस्ट्रेट। ये सबसे छोटे हो। मैं आपको बता दूं, पीसीएस
जे की भर्ती जब होती है तो यही लोग सेलेक्ट होते हैं। इनका जब प्रमोशन हो जाता है तो ये बन जाते हैं प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। इनको सीनियर डिवीजन भी कहा जाता है, सीनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट। और इनको कभी-कभी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि कब कहा जाता है, ये आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इनका जब प्रमोशन हो जाता है तो ये बन जाते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और इनको कभी-कभी मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। इनका जब प्रमोशन हो जाता है, अभी बताऊंगा कि ये और इनमें फर्क क्या है। सहायक सत्र न्यायाधीश, इनके ऊपर आते हैं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। और इनके ऊपर और सबसे ऊपर ये आते हैं सत्र न्यायाधीश। इन्हीं का दंडादेश का अधिकार आपको जानना है कि कौन कहां तक दंड दे सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनको समझ लीजिए। जैसे पीसीएसजे की भर्ती हुई तो द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जूनियर डिवीजन पर होगी। इनको मुंसफ मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ये जिले में बैठते हैं और आमतौर पर एक जिले की जो तहसीलें बटी होती हैं, अलग अलग तहसील, तो वही अलाट कर दिया जाता है, वहां के मामले ये देखेंगे। तो मुंसफ मजिस्ट्रेट कहा जाता है इनको। इनका जब प्रमोशन हो जाता है तो ये प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। और कुछ शहरों में मेट्रोपॉलिटन न्यायालय सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कानपुर है तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन न्यायालय बनाया गया है। तो यही प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जब उस न्यायालय में पोस्टेड होगा, यानी वहां पोस्टिंग की जाएगी, तो उसका नाम हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। वही प्रयागराज में आ जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। वही सुल्तानपुर में चला जाएगा तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट उसका नाम हो जाएगा। जौनपुर में चला जाएगा तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। कानपुर में फिर से ट्रांसफर हो गया तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएगा। इन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों में जो सीनियर होता है उसको इनका हेड बनाया जाता है, जिसको सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गए। और जब ये मेट्रोपॉलिटन न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं तो ये हो जाते हैं मुख्य मेट्रोपॉलिटन। इनका जब प्रमोशन होता है तो ये सहायक सत्र न्यायाधीश होते हैं। का प्रमोशन होता है तो एडिशनल सेशन जज यानी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होते हैं। और इनका जब प्रमोशन होता है तो सत्र न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जिसको आप सिविल मामलों में जिला न्यायाधीश कहते हैं। तो अब यहां से यहां तक प्रमोशन होना बड़ा मुश्किल होता है, तो नियुक्ति कैसे होती है इनकी? तो वास्तव में यहाँ पर एक परीक्षा होती है हायर जुडिशियल सर्विसेज, एचजे। डायरेक्ट यहाँ पर पोस्टिंग होती है, तो यही लोग सत्र न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश बन जाते। मुख्य जो क्योंकि आप इस वक्त संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, इस वक्त आप पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आमतौर पर इसको पहले जो है सीआरपीसी कहा जाता था। तो उस हिसाब से आपको जानना है कि इनका दंड देने का अधिकार कहां तक होता है। तो देखिए ये दो लोग जो हैं, यानी कि सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र, ये लोग
0 से लेकर के मृत्यु दंड तक दे सकते हैं आपको। सहायक सत्र न्यायाधीश जो होता है, ये 0 से लेकर के 10 वर्ष कारावास तक की सजा दे सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, ये 0 से लेकर के 7 वर्ष तक के कारावास का दंड आपको दे सकते हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि हाँ, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सीनियर डिवीजन है, ये आपको 0 से लेकर के 3 वर्ष कारावास और 10,000 जुर्माने तक की सजा दे सकते हैं। सजा दे सकते हैं का मतलब अभी मैं समझाता हूं आपको। और द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, ये 0 से लेकर के 1 वर्ष कारावास और 5,000 जुर्माना, ये है। इतना दे सकते हैं का मतलब क्या है? कंफ्यूजन होगा ना आपको कि किसी ने हत्या का प्रयत्न किया था और उनको उनके यहाँ भेजा गया था और 3 ही वर्ष तक की सजा दे पाए। इस तरह से कंफ्यूजन हो जाएगा। सजा देने का मतलब ये है कि इनके पास सुनवाई के लिए वही मामले जाएंगे जिसमें अधिकतम इतने तक की सजा का प्रावधान हो। उदाहरण के लिए कि अगर आपके ऊपर हत्या का मामला दर्ज है, हत्या का, तो हत्या के लिए सजा होती है आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। वो कौन दे सकता है? यही 2 लोग दे सकते हैं। और इसलिए इनके अलावा किसी भी न्यायाधीश या किसी भी न्यायाधीश के इन न्यायालयों में उस मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी। यही इनका क्षेत्राधिकार है, यही इनका दंडादेश है। मान लीजिए कि आपने चोरी किया हुआ है, सामान्य चोरी, निवास घर में चोरी 7 साल की सजा होती है, सामान्य चोरी जिसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और अब 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है तो इनके पास वो मामला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो 1 ही वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं, तो चोरी का मामला सुनेंगे कैसे? तो यहां से ऊपर इनके यहां, इनके यहां, इनके यहां, इनके यहां जा सकता है। जैसे आपने किसी को जान से मारने की धमकी दिया हुआ है जिसमें 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अब 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है तो क्या वो मामला इनके यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 0 से 3 वर्ष तक के ही मामले की सुनवाई कर सकते हैं, तो 7 वर्ष वाले की सुनवाई कैसे करेंगे? तो इनके ऊपर यानी कि यहां से ऊपर ही जा सकता है। इसी को कहते हैं दंडादेश की जो शक्ति है। कोई ऐसा अपराध जिसमें 6 महीने का कारावास हो, 1 वर्ष तक का कारावास हो, जैसे जान से मारने की धमकी नहीं है, बल्कि सामान्य कोई धमकी है जिसमें गंभीर चोट या जान से मारने की धमकी नहीं है। धमकी ये है कि तुम मुझे इतने पैसे दे दो, अन्यथा जो है मैं तुम्हारे घर से पूरा सामान उठा करके लाऊंगा, ऐसा कुछ। तो उसमें 1 वर्ष तक का अधिकतम कारावास होता है, तो उसकी सुनवाई कोई भी कर लेगा। ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो इन लोगों को बाँट दिया जाता है कि आप लोग इसको सुन लीजिए, हम तो बड़े-बड़े मामलों को सुनेंगे। इसी को कहते हैं दंडादेश। तो आप यहाँ तक आपने पढ़ लिया। हाँ, एक बात यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो धारा 22 और 23 तो ये जो है सत्र न्यायालय का जो दंडादेश का था, तो धारा 22 और 23 तो ये आ जाएंगे 22 में। जहां तक सत्र लिखा हुआ है वो 22 में आ जाएंगे, और जहां मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है यहां तक, ये आ जाएंगे धारा 23 में। बस यही फर्क है। धारा 22 और धारा 23 को इसी रूप में अलग रखा गया है, बाकी कुछ नहीं है। आपको ये याद रखना जरूरी है कि किस मजिस्ट्रेट को कितना पावर दिया गया है। यहाँ धारा उतनी आवश्यक नहीं होती, धारा ज्यादा आवश्यक नहीं। पूरे पेपर में 2 4 6 धाराएं आपसे पूछी जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं। याद रहे तो अच्छा है, क्योंकि दरोगा बनने के बाद आपको वही काम आने वाला है। तो यहाँ तक आज आपने पढ़ लिया है। अब बाकी जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां हैं, उसके बाद गिरफ्तारी आपको पढ़नी है, उसके बाद आपको
इस तरह के बहुत सारे चैप्टर, पूरी गिरफ्तारी का चैप्टर बड़ा लंबा है, तो एक-एक धारा मैं आपको समझाऊँगा, पर मैं बता दूँगा कि कौन-सी धारा पढ़नी है, कौन याद रखनी है, कौन-सी याद नहीं रखनी है, पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूँगा। उसके बाद एफआईआर वगैरह पढ़ेंगे, रिमांड पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, मन लगा करके पढ़ते रहिए। कर्नल अकेडमी का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, उस पर संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब वगैरह पे तो बस छोटे-छोटे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो पीडीएफ वगैरह सब कुछ उपलब्ध है, कर्नल अकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक जो है कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।